अंग्रेज जब भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए और यह निश्चित हुआ कि यह आज़ादी बंटवारे के साथ मिलेगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, तो तब के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से आज़ादी का दिन चुनने के लिए कहा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत विद्वान व्यक्ति थे और ज्योतिष में विश्वास रखते थे। उन्होंने उज्जैन के विद्वान ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास जी से आज़ादी का दिन और मुहूर्त लिया, जो 15 अगस्त की आधी रात का था। भारत ने उसी समय अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर लिया। पाकिस्तान हर मामले में हिंदुस्तान से आगे रहना चाहता था, तो उसने 14 अगस्त का दिन चुना। 14 और 15 अगस्त की अलग ग्रह स्थितियों के कारण दो अलग कुंडलियां बनी, जिनमें सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा और लग्न को छोड़कर बाकी सभी 8 ग्रह समान राशियों में ही थे। लेकिन सिर्फ इतने अंतर से दोनों देशों की कुंडली और किस्मत बदल गई। ज्योतिष के आईने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भविष्य कैसा दिखता है, इन दोनों देशों की कुंडलियों से हम विस्तार से देखेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की कुंडलियों में लग्न और राशि एक दूसरे से द्वादश यानी सेकंड 12th संबंध में है, जो अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। तो हम देखेंगे कि यह दोनों देश कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, और 2025 में जो विशेष विस्फोटकारी ग्रह स्थितियां शनि राहु के संबंध से बनी हैं, उनका दोनों देशों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। एक प्रश्न स्वाभाविक है कि किसी देश की कुंडली कैसे बन सकती है। किसी इंसान की जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बनती है, हम इतना समझते हैं। देखिए, ग्रह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सब पर असर डालते हैं। इसका विचार हम नटल, मंडन एंड हॉररी एस्ट्रोलॉजी यानी जन्म कुंडली, देशकाल कुंडली और प्रश्न कुंडली तीनों से करते हैं। इनके सूत्र ज्योतिष शास्त्र के होरा व संहिता ग्रंथों में दिए गए हैं। तो जब कोई देश आजाद होता है, वह समय उस देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, और उस समय की ग्रह स्थितियां क्या रहेंगी और दशाएं आगे क्या चलेंगी, इनका विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में 14 और 15 अगस्त को जो पाकिस्तान और भारत को आज़ादी मिली, उन्होंने दोनों देशों के भविष्य के लिए क्या तय किया, हम विस्तार से विचार करेंगे। हिंदुस्तान की कुंडली पर हम अधिक ध्यान देंगे। पाकिस्तान की कुंडली का हम सिर्फ इसलिए विचार करेंगे कि हमें यह देखना है कि पाकिस्तान से हमें किस रूप में सावधान रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का स्वयं का भविष्य क्या है, यह भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। उसका भविष्य हमारे भविष्य पर असर डालने वाला है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान के भविष्य पर विचार करेंगे, हिंदुस्तान की जन्म कुंडली के हिसाब से। जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय वृष लग्न था। यह स्थिर लग्न है। शुक्र की राशि है वृष राशि। शुक्र की राशि लक्ष्मी की राशि है। यह सुख समृद्धि देती है। इस राशि का प्रतीक बैल है। बैल मेहनत और समृद्धि को दिखाता है। जिसके घर जितने बैल पहले होते थे, वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। इसे हम गोधन कहते हैं। बैल का स्वभाव कैसा है? यह शांत रहता है अमूमन, पर गुस्से में पीछे पड़ जाए तो फिर छोड़ता नहीं। भारत भी शांति प्रिय देश है, लेकिन छेड़ दिया जाए तो यह छोड़ता नहीं है। भारत की राशि कर्क है। यह एक इमोशनल, सुख शांति देने वाली और क्रिएटिविटी की राशि है। तो भारत की आज़ादी अभिजीत मुहूर्त में ली गई थी। इस मुहूर्त में राम और कृष्ण का जन्म हुआ था। यह धर्म की स्थापना और विजय का मुहूर्त है, इसीलिए अभिजीत कहते हैं इसे। किसी भी समय में काल के खंड में पंचांग की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, खास तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन की पंचांग की स्थितियों का विचार करते हैं। पंचांग यानी पंच अंग, 5 बातों से मिलकर पंचांग बनता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। भारत जिस दिन आज़ाद हुआ, उस दिन तिथि त्रयोदशी थी। यह शिव को प्रिय तिथि है। इसी दिन प्रदोष व्रत भी हम करते हैं शिव की पूजा में।
वार शुक्रवार था। भारत की कुंडली का लग्न भी शुक्र का ही है, तो समृद्धि का वार भी है, समृद्धि का लग्न भी है। नक्षत्र पुष्य था। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य का मतलब ही होता है पुष्टि देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला, ग्रोथ देने वाला। यह शनि का नक्षत्र है। शनि भारत की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली है। केंद्र और त्रिकोण महत्वपूर्ण भावों के स्वामी और ग्रोथ के प्लैनेट बनते हैं भारत के लिए। योग सिद्धि था, तो सिद्ध ही है, जैसा कि नाम ही है। जो इस योग में जन्म लेता है उसे सिद्धि मिलती है, यानी ग्रोथ मिलती है, उसके एम्बिशंस पूर्ण होते हैं। करण वणिज था। वणिज यानी बिजनेस, वणिज से ही वाणिज्य यानी कॉमर्स शब्द बना है। तो भारतवर्ष वाणिज्य में यानी बिजनेस में बहुत आगे जाएगा, यह तो उसी दिन निर्धारित हो गया था जिस दिन भारत को आजादी मिली थी। वणिज जो करण है, इसका सिंबल भी बैल है। तो भारत की जो लग्न है, वृष लग्न, उसका भी सिंबल बैल है। इसलिए जैसा मैंने कहा था, प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है बैल। तो कुंडली में जो 9 ग्रह थे, उनकी स्थिति कैसी रही भारत के जन्म के समय में, और किन राशियों में थे, किन घरों में थे, पहले एक बार देख लेंगे उनकी स्थिति क्या है, फिर एक-एक ग्रह पे विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, कौन सा ग्रह हमें क्या देगा। भारत की कुंडली में पहले घर में राहु है, दूसरे घर में मंगल है, तीसरे घर में पंचग्रही योग यानी 5 ग्रहों की पंचायत बनी हुई है, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि। छठे भाव में बृहस्पति हैं और 7वें घर में केतु है। अब एक-एक करके विचार करते हैं कि भारत की कुंडली में सभी 9 ग्रह क्या संभावनाएं दे रहे हैं। पहले घर में राहु है। जब पहले घर में राहु होता है तो दिखाता है ट्रबल इन अर्ली लाइफ और हार्डशिप एट बर्थ। लेकिन अगर अच्छी राशि में हो तो ग्रोथ इन लेटर ईयर्स भी दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले घर में राहु हो तो या तो उसका जन्म ऑपरेशन से होगा या बाद में उसको ऑपरेशन झेलना पड़ेगा। साथ ही हम ये देखते हैं कि उसके शरीर पे, चेहरे पे खास तौर पे किसी तरह की चोट के निशान ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर राहु अच्छी राशि में हो तो व्यक्ति विश्वविख्यात और अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध ज़रूर बनाता है। मैंने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी हैं। तो अगर हमारे देश की कुंडली में लग्न में राहु है, तो हम जानते हैं भारत का जन्म ही हिंदुस्तान के विभाजन के साथ हुआ था। लेकिन राहु वृष राशि में है, जो राहु की उच्च राशि मानी जाती है। इससे यह निश्चित होता है कि जैसे-जैसे हमारी आज़ादी के दिन बीतते चले गए, यानी हम आज़ादी आगे बढ़ती चली गई, हम ग्रो करते चले गए एज़ ए नेशन, तो हमारी समृद्धि भी बहुत बढ़ती चली गई। याद रखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, हमें अन्न की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। आज हम अन्न और दवाइयों के मामले में भारत विश्व के पहले दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ से हम यह भी देखते हैं कि जब राहु की दशा भारत की आएगी 2032 से 2050 तक, तब भारत का असली पोटेंशियल, भारत की असली ग्रोथ दिखेगी और दुनिया में भारत नंबर 1 पर ज़रूर आएगा। आज़ादी के 75 साल आज 2025 में के लगभग बीत चुके हैं। कुछ समय और बचा है। देखिए, राहु की दशा भारत के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन राहु की दशा के अंतिम 3 साल मुश्किल होते हैं। तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि 2047 तक हमें लक्ष्य रखना है कि हम विकसित देश बन जाएँ, क्योंकि 2032 से 47 तक राहु 15 साल में भारत को असीमित ग्रोथ देने वाला है। तो अंतिम 3 साल 47 से 50 बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, इसलिए 47 तक लक्ष्य रखा गया। 47 ही क्यों कहा मोदी जी ने, अभी आपको कुछ हद तक बात समझ में आई होगी। देश के बड़े राजनेता जो होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं सलाह लेने के लिए। कुंडली के दूसरे भाव में धन के घर में मंगल ग्रह बैठा हुआ है। मंगल डिफेंस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का कारक होता है। भारत की कुंडली में यह 7वें यानी व्यापार के घर का स्वामी है। तो हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में हम बहुत आगे जाएंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आज भारत विदेश के कई देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट्स निर्यात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
समस्या क्या है? क्योंकि भारत की कुंडली में मंगल 12वें यानी खर्च और दुश्मन के घर का भी मालिक है, इसलिए उसकी स्थिति भारत के धन के घर में बैठने से हमें युद्ध और अपनी सशस्त्र सेनाओं पर हमेशा खर्च रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वही देश मजबूत माना जाता है जिसकी सेना मजबूत होती है। राम राज्य भी इसीलिए था क्योंकि राम संतों और भक्तों को सुख देते थे और उनके हाथ में जो शांग धनुष था, वह दुष्टों को भय देता था। तो देश वही मजबूत जिसकी सेना आत्मनिर्भर और मजबूत। इसलिए हम ऐसा खर्च खुशी-खुशी उठाने के लिए तैयार हैं। छठे भाव से बृहस्पति की नवीं दृष्टि इस मंगल के ऊपर है, तो बृहस्पति ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान की ब्लेसिंग है। यह भारत की सेनाओं को हमेशा मिलती रहेगी। हम कभी भी तकलीफ में नहीं आएंगे, हम हमेशा बुलंद रहेंगे। हमारी सेनाएं हमारी सीमाओं की सुरक्षा जरूर करती रहेंगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है और ग्रह भी ऐसा ही कह रहे हैं। तीसरे घर पे 5 ग्रहों की स्थिति होने की वजह से संघर्ष ज़रूर है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि। तीसरे घर से हम पड़ोसी का और संघर्ष का विचार करते हैं, कम्युनिकेशन, ट्रैवल और सर्विसेज भी देखते हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, तो देखिए, पड़ोसी हमें जितने मिले हैं, सभी पड़ोसियों से हमारा खींचतान और झगड़ा हमेशा रहता है। यह भारत की कुंडली के साथ एक अभिशाप है जो हमेशा लगा ही रहेगा। इसमें जो सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ बैठे हुए 5 ग्रहों में, यह हमेशा आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो झगड़ा दिखाते हैं। बुध और शनि की वजह से करप्शन एक समस्या है, क्योंकि यह धोखे का योग है, खास तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स का। तो हमारे देश में हम करप्शन से भी परेशान रहे हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि इस समस्या को हम पूरी तरह से सुलझाने में मुश्किल में ही रहेंगे। कोशिश तो हमें ज़रूर करनी है, लेकिन यहाँ देखिए, सूर्य राजा है, 4 ग्रहों के साथ है, तो राजा हमेशा प्रजा की बात सुनेगा। हम हमेशा एक डेमोक्रेसी रहेंगे, प्रजातंत्र का राज हमेशा कायम रहेगा। यह भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके साथ-साथ चंद्रमा देखिए तीसरे घर में है। सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, वह कहता है तीसरे घर में चंद्रमा होने से व्यक्ति योगी होता है। तो यह देश ही योगियों का देश है। इंडिया इज़ द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ जो चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति है, यह आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, इंटेलिजेंस, ज्वेलरी, मेडिसिन, कुजीन, इन चीज़ों के लिए अच्छी है। तो भारत अपनी सॉफ्ट पावर के लिए दुनिया में जाना जाता है। शनि और शुक्र का जो राजयोग बना हुआ है, यह केंद्र त्रिकोण संबंध बहुत अच्छा है कुंडली में, क्योंकि शुक्र लग्न का मालिक है और शनि केंद्र और त्रिकोण घरों का मालिक है। यह सबसे बड़ा राजयोग है, लेकिन शनि की होने की वजह से स्लो बट स्टेडी ग्रोथ भारत की जरूर होगी। अगर हम छठे घर में देखें तो बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। छठे घर में कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो बुरा होता है, शत्रु बहुत होते हैं, शत्रु बाधा रहती है। लेकिन शुक्र का लग्न है और बृहस्पति यहाँ अकारक ग्रह बनकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जीतेंगे हम उन समस्याओं से जरूर। शुक्र के लग्न में जब बृहस्पति छठे घर में होते हैं तो यह दिखाता है स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ। हालांकि इंटरनल स्ट्रगल्स और हिडन एनिमीज हमेशा रहते हैं, तो भारत को इन मोर्चों पर हमेशा सतर्कता तो जरूर रखनी पड़ेगी। सातवें घर में केतु है। सातवें घर में केतु जैसा प्रबल और मुश्किल ग्रह दिखाता है कि भारत को ट्रेड में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, व्यापार में आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन मुश्किलों के साथ। सातवां घर मित्रों को भी दिखाता है। यहाँ केतु का होना यह दिखाता है कि हमारे बहुत कम रिलायबल फ्रेंड्स होंगे। साथ में यह काल सर्प दोष भी बनाता है। भारत की कुंडली में पहले घर में राहु, सातवें घर में केतु, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसको लोगों से सहायता कम मिलती है और लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत रहती हैं, यानी कोई भी चीज़ स्थिरता के साथ नहीं मिलती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने पड़ते हैं। तो इस कुंडली से हमने क्या समझा कि अपना ख्याल खुद रखो। भारत को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो या सामरिक मोर्चा हो। जब मुश्किल आएगी हमें बहुत कम लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत कम देश, इसलिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। अब दशाओं की बात करते हैं तो भारत
कि आज़ादी के समय में शनि की महादशा मिली 1947 से 1965 तक शनि की दशा चली। अभी 25 में चंद्रमा खत्म हो रहा है और मंगल शुरू हो रहा है। हम देख रहे हैं 2025 में क्या ग्रह स्थितियां बनी, हमें कैसे लड़ाई में जाना पड़ा है ज़बरदस्ती, हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ी है, पड़ोसी देशों से हमें कैसी तकलीफ़ें आ रही हैं। अगले 7 साल मुश्किल रहने वाले हैं। शनि और राहु के योग से भारत पर हमला होगा, भारत कष्ट में आएगा। यह इस साल की शुरुआत में ही मैंने बात कह दी थी। यह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे भी आप देख सकते हैं। भारत के अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली का भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देश की कुंडली उसके नेता की कुंडली के बिना अधूरी है। नेता ही निर्णय लेता है। तो इसलिए मोदी जी की कुंडली भी ज़रूर देखनी चाहिए। यह दोनों कुंडलियाँ मैंने पहले ही बनाई हुई हैं। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं दे दूँगा, आपको वीडियोज़ दिख जाएँगे। आप चाहें तो उन्हें भी खोलकर देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ, आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब हम पाकिस्तान की कुंडली का विचार करते हैं। पाकिस्तान की कुंडली में मेष लग्न है, यानी चर लग्न है, अस्थिर लग्न है, एग्रेसिव लग्न है क्योंकि मंगल का लग्न है, मिलिट्री रूल हमेशा रहा लगभग पाकिस्तान की आज़ादी के कई सालों में ज़्यादातर समय मिलिट्री रूल में ही रहा क्योंकि राशि मिथुन है, मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में बैठा हुआ है। बुद्धि में ही हमेशा एग्रेशन है, यह समस्या है। नक्षत्र भी जन्म का पाकिस्तान का आर्द्रा है, राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा का मतलब ही होता है रोना, आँख से आँसू निकालना। इसलिए राहु के लग्न में हमेशा तोड़-फोड़ की टेंडेंसी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान स्वयं भी कई हिस्सों में टूटा है और आगे भी ऐसा लगता है उसकी कुंडली के हिसाब से कि उसके बँटवारे होंगे। क्यों? योग भी उस दिन पंचांग में वज्र था। हम कहते हैं ना किसी के सर पे वज्र गिरे, तुम्हारे सर पे वज्र गिरे, तो यह बड़ा अशुभ योग होता है, जिसका जन्म इस योग में होता है उसके लिए बुरा है। करण तैतिल है, यह एक अच्छा करण है, बुद्धिमान बनाता है, लेकिन नक्षत्र जो आर्द्रा है उसके साथ ये जो बुद्धि का संयोग है, तो सारी बुद्धि तोड़-फोड़ में ही जा रही है। दूसरों को कष्ट कैसे दे सकें? ग्रह स्थितियों पर विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे घर में राहु है, तीसरे घर में चंद्रमा और मंगल है, चौथे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि है, सातवें घर में गुरु है और आठवें घर में केतु है। तो दूसरे से आठवें घर में सारे ग्रह बैठे हैं राहु केतु के बीच में। यहाँ भी काल सर्प दोष है, भारत की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लेकिन भारत की कुंडली में यह काल सर्प दोष उसको ग्रोथ दे रहा है और पाकिस्तान की कुंडली में उसे बांध कर बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। कैसे? समझाता हूँ। दूसरे घर में राहु हालांकि उच्च राशि में है, लेकिन दूसरा घर बैंक का घर होता है, वहां राहु बैठता है, धन का धुआं उड़ाया देता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। तो सेविंग नहीं है, बैंकरप्सी बार-बार होती रहती है। 1958 से 2025 तक पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास उधार लेने के लिए 25 बार जा चुका है। तो यह एक समस्या हो रही है पाकिस्तान के साथ। तीसरे घर में देखें तो चंद्रमा और मंगल का योग बना हुआ है, एग्रेशन होता है, दिमाग में एग्रेशन है। चौथे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि है। चौथे घर से हम मातृभूमि का विचार करते हैं, सुख शांति का विचार करते हैं, ग्रोथ का। वहां सूर्य और शनि जैसे क्रूर पाप ग्रह घर में उपद्रव मचाते हैं। स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म की दे देते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। तो पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि दूसरों को अगर नुकसान पहुंचाए तो वह हमारी नीयत हमारे ही काम आ जाती है। एक बार टुकड़े बांग्लादेश के रूप में हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी इस स्टेट पॉलिसी को नहीं बदला टेररिज्म का, तो उसे इसके भविष्य में भी भयानक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सातवें घर में बृहस्पति है। बृहस्पति की दृष्टि लग्न और लग्न के स्वामी मंगल दोनों पर है। बृहस्पति धर्म है। वी नो पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान की स्थापना ही धर्म के आधार पर हुई थी। आठवें घर में केतु है। केतु अचानक होने वाली समस्याओं का ग्रह है जो हमें समझ नहीं आती क्यों हुई और उनका सॉल्यूशन भी समझ नहीं आता। आठवां घर भी गुप्त घर है, समस्याओं का घर। केतु सबसे मुश्किल प्लैनेट है
पाकिस्तान के लिए। तो राहु और केतु का जो काल सर्प योग पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, यह इसे अपने शत्रुओं से हमेशा समस्या देगा और धन की से हमेशा कमी रहेगी। अच्छा क्या है? जैसा मैंने कहा था, तैतिल करण है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इसके लग्न और लग्नेश पर है। लेकिन चौथे घर में जो पाप और क्रूर ग्रह सूर्य शनि बैठे हुए हैं, मन काला है, तो बुद्धि का उपयोग और धर्म से प्राप्त शक्ति का उपयोग बुरे कामों के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक हो रहा है। रावण भी धार्मिक था और बहुत शक्तियां मिली थी, लेकिन उसने अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए उसका स्वयं का नाश हो गया। इस बात को जब तक पाकिस्तान नहीं समझेगा, वह हमेशा खंड-खंड होता रहेगा, क्योंकि चौथा घर मातृभूमि है, वहाँ पाप ग्रह बैठते हैं तो मातृभूमि से दूरी होती है या मातृभूमि के टुकड़े होते हैं। अब दोनों की कुंडली देख के हमें क्या समझ में आता है? कंक्लूजन क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान की कुंडलियों में उनकी राशि और लग्न एक दूसरे से दूसरे 12वें हैं। यानी भारत की राशि कर्क है, पाकिस्तान की राशि मिथुन है, उससे 12वीं। भारत का लग्न वृष है, पाकिस्तान का मेष है, उससे 12वां। जिसका भी लग्न या राशि जिससे 12वां होता है, उसको नुकसान होता है। तो भारत को हमेशा पाकिस्तान से खतरा और नुकसान रहेगा। भारत पाकिस्तान को शत्रु नहीं मानता, पाकिस्तान भारत को शत्रु ज़रूर मानता है। भारतवर्ष तो गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों का देश है। राम, कृष्ण, बुद्ध का देश है। श्री परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा जैसा चिरंजीवी इस धरती पर आज भी हैं। भगवान कल्कि आ रहे हैं। यह देश धर्म प्राण है। भारत को वायु मार्ग से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वायु का कारक होता है राहु, जो भारत की कुंडली में पहले घर में बैठा है। भारत को खतरा है जल मार्ग से, क्योंकि भारत की राशि कर्क है, जो चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है। चंद्रमा अस्त है और अपने शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है। भारत को इसी बात की चिंता रखनी चाहिए। शनि 2025 में मीन राशि में आए हुए हैं। मीन प्रलय की राशि है, शनि प्रलय के ग्रह हैं, काल हैं। इसीलिए शनि राहु के संयोग से हमें तकलीफें भी हुई हैं। भारत को हमेशा इस चीज से ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने नदियों, बांधों और समुद्र की सुरक्षा, चौकसी, तैनाती रखनी पड़ेगी, वहीं समस्या आएगी। यहाँ पर याद रखिएगा, महाभारत कहता है, यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है, जीत वहीं है। भारत को सावधानी तो जरूर रखनी है, लेकिन जीत तो हमारी ही है, क्योंकि हम सनातन के देश हैं। हम धर्म को मूल में रखकर आगे चलते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे चाहें तो कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर आप मोदी जी की कुंडली और 2025 में भारतवर्ष की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और विश्व की स्थिति कैसी है, सभी राशियों के लिए क्या परिणाम है, यह वीडियो होगा। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।